अगर एक मूवी को और एक बुक को कंपेयर करो, तो जब मूवी जो है वो एक डायरेक्टर्स कट है कि जो डायरेक्टर आपको दिखा रहा है वो आप देख रहे हो, लेकिन एक बुक आप उसमें डायरेक्टर आप हो, जो आप पढ़ रहे हो उसको आप विजुअलाइज करते हो। तो अगर कोई लिखना भी चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि मतलब वो सेल्फ नोट्स लिख ले, लेटर्स टू सेल्फ लिख ले। उदय जी, फिर कभी लव लेटर भी लिखा है? लव लेटर के ऊपर मतलब लव लेटर डेफिनेटली एक आध ऐसे कांड स्कूल में ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक रिसेंट बुक मैं पढ़ रहा हूँ, वो द क्वींस गैम्बिट कहलाती है कि मेरी एक फेवरेट बुक में द बुक थीफ आती है। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेथ ने नरेट करी है। लाइफ ऑफ पाई एक जिसके ऊपर अगेन एक मूवी बनी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। चौथी में हम एल्केमिस्ट कह सकते हैं। पांचवी में सबसे टॉप पे मैं रखूँगा द वाइट टाइगर को। जो एक राइटर होता है वो कमर्शियल नहीं होता, मतलब उसका पहला थॉट ही कमर्शियल नहीं है, वो क्रिएटिव है। क्रिएटिव बंदा मार्केटिंग नहीं समझता है। सक्सेसफुल राइटर वही है जो सेल्स कर पा रहा है। वो आपको पब्लिशर बोलेगा कि मेरे को आपको एक सर्टन अमाउंट, कुछ 30,000 50,000 1 लाख 2 लाख कुछ भी एक इन्वेस्टमेंट आएगा पब्लिशिंग में, तो आप पब्लिश करेंगे किताब। क्रिएटिविटी जो आई थी ऑथर से निकल के, वो जब मार्केटिंग से मिक्स होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कैसे डिक्लाइनिंग साइड भी चली जाती है, मतलब कैसे लोगों की स्टोरीज खत्म हो जाती है। और मेरे कुछ एक आध फ्रेंड्स हैं जिनकी बुक्स खत्म हुई हैं इस प्रोसेस में। देख रहे हैं कि आपने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है जो लोगों को पसंद आने वाली है। पब्लिशर देख रहा है कि आपकी स्टोरी एक कमर्शियल मार्केट स्पेस में जाएगी, जो बिकेगी, कुछ पैसा बनेगा, जिससे उसका पब्लिशिंग हाउस चलेगा, जिससे उसके एक्सपेंसेस भी निकलेंगे और कुछ रॉयल्टी आपके पास भी जाएगी डेफिनेटली। चलो, सिर्फ आप अकेले राइटर नहीं हो जिसने एक पब्लिशर को अप्रोच किया। देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू। हर बंदा एक बेस्ट सेलर नहीं देगा। पब्लिशर आपको बोलेगा कि हम एक इन हाउस एडिटर बैठाएंगे, वो आपकी बुक को थोड़ा पतला कर देगा ताकि लोग पढ़ पाए, जो कि बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट है। आपको भी लगेगा कि हाँ थोड़ी पतली हो जाएगी तो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, बट उसका एसेंस क्या है वो ज़्यादा अच्छा आप समझते हो बुक का। लेकिन ये रैंडम एडिट्स कर देते हैं, कहीं से भी कुछ भी काट देगा एडिटर। अब वो एडिट्स की वजह से आपकी एक तो बुक की स्टोरी लाइन ख़राब होती है या फिर रीस्टिच होती है। आप स्टोरी लाइन को दोबारा स्टिच करते हो, कुछ कैरेक्टर्स भी शायद उसमें ख़त्म हो जाए आपकी किताब के। रूरल वेव्स में आपका स्वागत है। आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी, आपके होस्ट करम के साथ। आज के एपिसोड में हमने जाना रीडिंग आपको कैसे हेल्प करती है, राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं, और राइटिंग से आप कैसे कमा सकते हैं, और कैसे आप अपनी किताब को पब्लिश करा सकते हैं। इस जानकारी के लिए उदय जी का तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारे साथ उदय जी हैं। उदय जी टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हैं, साथ ही में एमर्जिंग राइटर भी हैं। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, साथ में अखबारों के लिए भी ये लिखते रहते हैं। आओ आज उदय जी से बात करते हैं, जानते हैं उनके लेखन के बारे में। उदय जी, आपका रूरल वेव्स में स्वागत है। थैंक यू करम, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए, मुझे एज अ स्पीकर इनवाइट करने के लिए। इससे पहले हम अपनी बातचीत शुरू करें, थोड़ा सा एक छोटा सा डेडिकेशन मैं करना चाहूँगा। इस पॉडकास्ट को मैं अपने फादर को डेडिकेट करता हूँ, आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू। माय डैड पास्ड अवे क्वाइट रिसेंटली, अभी अगस्त में उनकी डेथ हुई। तो बट ही हैड बीन अ गुड सपोर्ट पिलर टू मी एंड माय फैमिली। और मेरे लिए कुछ मतलब काफ़ी बहुत एक बड़े सपोर्ट पिलर थे। आप सब हर किसी के फादर हर किसी के लिए बहुत बड़े फिगर होते हैं, तो उनको डेडिकेट करते हैं इस एपिसोड को और बातें करते हैं। और ये बहुत वैलिड भी है उनको डेडिकेट करना एक तरीके से, क्योंकि जहाँ से रीडिंग और राइटिंग शुरू हुई थी उसमें उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बचपन से किताबें देना, किताबों से इंट्रोड्यूस कराना, दैट वाज समथिंग जो उन्होंने करा। ही डिड इट फॉर मी। सो वहीं से वो चीज़ शुरू भी हुई और एक प्रोफेशन भी बन गई। आज मेरा पर्सनल प्रोफेशन भी राइटिंग है, हॉबी में, और मैं प्रोफेशनली भी राइटिंग करता हूँ, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। दोनों फील्ड बहुत डाइवर्स हैं। जो मैं पर्सनल लिखता हूँ वो फिक्शन लिखता हूँ, काइंड ऑफ लिटरेचर होती है, पोइट्रीज़ होती हैं, हिंदी कविताएँ लिखता हूँ, इंग्लिश भी लिखता हूँ। और जो फुल लेंथ नॉवेल्स या लंबी स्टोरीज़ आप कहें तो वो ज़्यादातर मैंने इंग्लिश में ही लिखी हैं। हिंदी मैं पढ़ लेता हूँ पर अभी लिखी नहीं। कुछ छोटी छोटी कहानियाँ हिंदी की लिखी हैं, लेकिन वो भी फिक्शन ही होती हैं। तो एक डिफरेंस है दोनों ही प्रोफेशंस पे, बट वो लिखने के अराउंड। उदय जी, अंकल जी के बारे में जानकर बहुत ही दुख हुआ। आवर प्रेयर्स आर विद योर फैमिली। और एक ये भी अच्छा लगा कि आपने अपने पिताजी के लिए एक शो या उनके लिए एक डेडिकेट कर रहे हो आप।
उसके आओ इसी बात से शुरू करते हैं कि आपका ये लेखन मतलब कैसे आप राइटर बने, क्योंकि आपने जैसे कहा कि प्रोफेशनली और हॉबी आप दो एक ही काम करते हो राइटर। ये सौभाग्य भी बहुत थोड़े लोगों को मिलता है कि जो जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं वही उनका कर्म क्षेत्र भी बन रहा है, तो ये बहुत थोड़े हैं। आपको कैसा लगता है ये? अच्छा भी है, और एक तरीके से आप एक पॉइंट पे थक भी जाते हैं उसी चीज़ के अराउंड रहते रहते, लेकिन वो गैप्स अपने आप ही लाइफ में आते हैं और उन गैप्स को आप खुद ही फिर वो चले भी जाते हैं, मतलब आप एक टाइम थोड़ा दूर भी हो जाते हैं उस चीज़ से और फिर आप उसी चीज़ में दोबारा लग भी जाते हैं। बट जब कोई चीज़ हमारा पैशन होता है लाइक, तो हम थकते नहीं हैं। मतलब मैंने सुना है अमिताभ जी के पिताजी हरिवंश राइटर राय जी। हरिवंश राय जी, उनका वो क्या करते थे, वो लिखते बहुत थे, तो उनका एक राइट हैंड दुखने लग जाता, तो वो क्या करते थे अपने लेफ्ट हैंड को पानी में डाल देते थे कि हाँ, और कहते थे कि मेरा राइट हैंड रिलैक्स हो रहा है, और वो लिखते रहते थे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, ये काफ़ी ये एक तरीके से मेडिटेटिव एक्सरसाइज है शायद। मेरे ख्याल से जब हम जिस चीज़ की आदत में होते हैं तो वो चीज़ वैसे ही अच्छी लगती है, कि अगर जब तक हम स्कूल में थे तो हम लिखते थे, लिख के थकता ज़रूर था हाथ, लेकिन ऐसा नहीं थकता था जैसा अब थक जाता है। जैसे अगर आप आज मैंने अपना जॉब के साथ एक मास्टर्स की थी, तो जब मैं उसके एग्ज़ाम्स लिखने जाता था तो तब वाकई में हाथ थक जाता था लिखते लिखते। तो आपको लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं, 3 घंटे का टाइम है, 20 मार्क्स का आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो 8 पेज 10 पेज जाना चाहिए, वेरी करना चाहिए, तो उसको आप लिख रहे हैं, तो वाकई में हाथ 1 पेज 1.5 पेज में बहुत ज़्यादा थक जाता, फिर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। और आप क्योंकि एक ही हाथ से लिख सकते हो तो आपको उसी को रीगेन करना है, लेकिन वैसा नहीं है कि उतने साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है कि एक हाथ को कहीं पे एक्सरसाइज करें और मान लें कि दूसरा हो रहा है। तो वो शायद हरिवंश राय जी उतने अकम्प्लिश्ड राइटर रहे हैं और उतना डेडिकेटेड हैं कि वो कर पाते होंगे, लेकिन हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन उसी बात पे वापस आते हैं कि बोरियत और किसी चीज़ को करते करते थकावट। तो ऐसा आपने जैसा कहा कि ऐसा नहीं कि कोई इंसान बोर हो जाए उसी चीज़ को करते हुए, है ना, क्योंकि वही उसकी पसंद है। लेकिन अगर बोरियत नहीं भी आती ना, तो एक बार एक ऐसा मेंटल ब्लॉक ज़रूर आ जाता है। आप इसको हम हमारे टर्म में राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। जब आपके माइंड से सारे आइडियाज़ उड़ जाते हैं, आप बिल्कुल फेंट हो जाते हो, जाकि इसको आप इस तरीके से कहिए कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, या अब जैसे स्कूल में जाएँ, वापस कॉलेज के टाइम में जाएँ, तो कभी कोई इंटरव्यूअर या फिर कोई एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, वाइवा लेने आते हैं, वो आपसे कोई सवाल पूछते हैं, उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है। आप मतलब आपको पता है, लेकिन आप अगर वो आपसे बेसिक भी पूछ ले किसी चीज़ का और आप उसको, वो आपका कोर है, लेकिन आप उसको सोच ही नहीं पा रहे हो। किसी भी रिसर्चर के साथ ये नॉर्मल बिहेवियर है। बिल्कुल, आप हर कभी चीज़ भी में। टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो या टेक्नोलॉजी रिसर्च करो, तो एक टाइम पे ये होता है कि कॉन्टिन्यूसली आप कुछ वर्क कर रहे हो, बट वो वर्कआउट नहीं हो रहा। एज अ राइटर और रीडर कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ से इसका बीज गिरा कि आपको इस बारे में आप सोच रहे हो या लिखने लगे? बिल्कुल, तो मैं एक चीज़ कही थी कि मेरे फादर ने मेरे को बुक से इंट्रोड्यूस किया था। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लाइक माय डैड, ही वाज़ अ केमिस्ट एंड ही वाज़ अ फार्मर। लेकिन उनकी एस्पिरेशंस कुछ ऐसी थी, उनकी पेरेंटिंग इतनी अच्छी थी कि वो विजनरी बहुत थे उन चीज़ों में, है ना, जैसे फैंसी चीज़ों के अराउंड, एटिकेट्स के अराउंड, टेबल मैनर्स के अराउंड, सेल्फ कुकिंग के अराउंड, फोटोग्राफी, एक कम स्टेज पे स्केटिंग, इन सब चीज़ों के अराउंड। तो उन्होंने मेरे को बहुत अर्ली स्टेज में क्लास 2nd 3rd से बुक से इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। छोटी छोटी विजुअल आर्ट्स वाली कॉमिक्स ला दी, कोई स्टोरी बुक्स ला दी जिसमें चित्र ज़्यादा थे, शब्द कम थे, फिर पढ़ना शुरू करा उनको, तो एक इंटरेस्ट बन गया कि किताबें भी होती हैं। हाँ, आज की तारीख में वो बहुत डिफ़िकल्ट है मोबाइल के साथ, बच्चों के साथ आपको ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन इंटरेस्ट अभी भी बन सकता है। मेरी छोटी बेटी है 1.5 साल की, लगभग 2 साल होने जा रही है, तो उसके साथ भी ये चीज़ है कि मैं उसको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारे टाइम पे तो थे ही नहीं, है ना। तो वहाँ से एक रीडिंग शुरू हुई, फिर वो रीडिंग जैसे जैसे शुरू हुई तो हम उसको आगे लेते गए, हम कुछ और पढ़ने लगे, थोड़ी मोटी किताबें पढ़ने लगे, कॉमिक्स पे ज़्यादा जोर आने लगा, कॉमिक्स पढ़ी, और थोड़ा पंचतंत्र टाइप की कहानियाँ आती थी, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ी, तो एक रीडिंग हैबिट डेवलप हुई। और फिर वो रीडिंग के साथ ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जब आप अगर एक मूवी को और एक बुक को कंपेयर करो, तो जब मूवी जो है वो एक डायरेक्टर्स कट है, कि जो डायरेक्टर आपको दिखा रहा है वो आप देख रहे हो, लेकिन एक बुक आप
उसमें डायरेक्टर आप हो। जो आप पढ़ रहे हो उसको आप विजुअलाइज़ करते हो। अगर आप विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप खाली पढ़ रहे हो, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया आपने क्या पढ़ दिया। तो जब तक आपको समझ आ रहा है तब तक उसको विजुअलाइज़ आप कर रहे हो, पिक्चर आप बना रहे हो माइंड में। तो अगर हम इस पॉडकास्ट को एक किताब में लिख के छापें तो कोई जो पढ़ रहा होगा वो इमेजिन करेगा कि हम यहाँ बैठे हैं, है ना, ऐसा सिनेरियो है, ऐसे लोग ऐसे शर्ट पहनी है, ऐसे, तो वो आपकी एक इमेजिनेशन आ जाएगी। तो यहाँ से रीडिंग ऐसे करके शुरू हुई, जो आप कहें कि बचपन से जो इंट्रोडक्शन मिला किताबों से, और उसको फिर वो लगाव लगा और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लिखने की ओर गए। स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन्स थे छोटे मोटे जिनमें पार्टिसिपेट कर लिया करता था, और कोशिश रहती थी कि कुछ अच्छा करा जाए, उसमें आउट परफॉर्म करा जाए क्लास में। तो वहाँ से जब मिडिल स्कूल के अराउंड कुछ एक आध अवार्ड्स जीत लिए तो वो एक थोड़ा स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट बन गया एक तरीके से ना। आप ये कहें कि वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर बन गया कि मैं इस बैच में अच्छा हूँ, इतनों के बीच में ये मैं कर लेता हूँ। तो वो आपको पॉजिटिवनेस देता है कि अगर आप कुछ बड़ा लक्ष्य रखोगे उससे ऊपर तो आप सोच पाओगे कि हाँ मैं कर पाऊँगा। तो फिर कुछ कहानियाँ अपने आप तक आती हैं तो आप उनको सोचने लगते हो कि अच्छा इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो लिख के ट्राई करें क्या। तो फिर वो लिखने से पहले भी छोटी प्रैक्टिसेस, छोटी एक्सरसाइजेस, जैसे एक मैंने अपने 11th-12th के टाइम में क्लास 10th से डायरी एंट्री करना शुरू कर दिया था कि मैं डायरीज़ लिखता था सिर्फ अपने आप के लिए। तो वो सिर्फ मेरी प्रैक्टिस थी हैंड राइटिंग के लिए कि मैं राइटिंग कर पाऊँगा, एक डायरी लिखूँगा। मैं वो पढ़ी है, एक ही डायरी मैंने लिखी थी 2-1 साल तक, मोटी डायरी है, तो वो रखी है अभी भी। मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को वो दिन भी पूरे याद आ जाते हैं, सब उसमें जैसा डिस्क्राइब्ड है। तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है राइटिंग एक तरीके से। तो वहाँ से ना फिर रीडिंग से राइटिंग की ओर एक ट्रांजिशन आया। तो अगर कोई लिखना भी चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि मतलब वो सेल्फ नोट्स लिख ले, लेटर्स टू सेल्फ लिख ले, या एक पेन पाल एक फ्रेंड हो, एक उसको कहते हैं हम एक लेटर फ्रेंड, जिस पे हमारे टाइम पे तो आप चिट्ठियाँ लिख सकते थे, आज भी आप लिख सकते हो, आपको पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ेगा या कुरियर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसा दोस्त ढूंढ लो जिसको आप चिट्ठी लिख सको और जो आपको रिस्पॉन्स में चिट्ठी ही के बदले चिट्ठी लिख सके, तो एक राइटिंग एक्सचेंज शुरू हो जाएगा, जो बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी है आज के टाइम में। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे राइटिंग में आ सकते हो। जहाँ से डायरी लिखनी शुरू करी वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया कि राइटिंग, अपनी राइटिंग अच्छी लगने लगी कि अच्छा लिख सकते हैं यार। तो फिर वो एक और किक देता है एम्बिशन को आपके कि इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। उस छोटी सी स्टोरी को लिखने के बाद लगता है इससे ऊपर क्या, इससे ऊपर मल्टीपल स्टोरीज़ है या कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है, और उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर एक नावल है जो पूरी स्टार्ट टू एंड एक ही स्टोरी है, 100 पन्नों की, 150 पन्ने, 200 पन्नों की, है ना, 10, 15, 20 चैप्टर्स की एक ही कहानी चल रही है शुरू से आखिर तक, और उसी को पूरा करना है और उसको कंप्लीट भी करना है। उसके अंदर मतलब वो करिश्मा भी लेके आना है कि बंदा पढ़े उसको आखिरी तक, वरना छोड़ देगा। है ना? तो ऐसी जर्नी है। थोड़ा लंबा मैंने समझा दिया, लेकिन उदय जी, फिर कभी लव लेटर भी लिखा है? लव लेटर के ऊपर लव लेटर डेफिनेटली एक आध ऐसे कांड स्कूल में ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे बोलेंगे कुछ किस्से हैं लाइफ के। तो हमारी लाइफ ना किस्सों के अराउंड घूमती है, डेफिनेटली आप मानेंगे, है ना। और कितनी हैपनिंग आपकी लाइफ है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास बताने को किस्सा कौन सा है। तो अगर आप बताने को, आप अपने सर्कल में कोई किस्सा शुरू कर दे और वो आपकी जनता आपको बोले कि सुना है तूने बताया है पहले, यानी कि वो कुछ 6 महीने पुराना है या साल भर पुराना है ना, या फिर 6 साल पुराना है, तो उस बीच कुछ हुआ नहीं लाइफ में उसके उस टाइम से अभी तक, तो लाइफ कम हैपनिंग है। तो एक सडनली एक ऐसी एज होती ज़रूर है स्कूल वाली। तो मेरी स्कूल लाइफ बड़ी हैपनिंग थी। मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था उस फेज़ में, और इनफैक्ट अपने कॉलेज के बाद ऑफिस तक भी बहुत वैसा था। तो लेकिन वो फिर स्लोली ना लाइफ आपको डिग्रेड, थोड़ा कंज्यूम करना शुरू करती है, लाइफ आपको थोड़ा सा रिजर्व करना शुरू करती है। तो आप थोड़ा सर्कल छोटा होते जाता है, आप रिजर्व ज़्यादा होने लग जाते हो। तो स्कूल के ऐसे किस्से ज़रूर हैं जहाँ पे एक बार एक बड़ी क्लास में, या जैसे हम लोग मिडिल स्कूल में 6-7 में, तो हम पहली बार कोविड स्कूल में एंटर करा मैंने 7th क्लास में। और कहाँ 12th तक हमारा जो स्कूल हुआ करता था पहले, जो मैं सेंट जोसेफ में था नैनीताल, सेंट जोसेफ नैनीताल एक बॉयज़ स्कूल था। उस बॉयज़ स्कूल से फिर मैं 7th में एक कोविड स्कूल में आया। तो हमने पहली बार देखा क्लास में लड़कियां भी होती है। तो ऐसी शरारतों के बीच में 7th में मैंने क्लास 11-12th की एक लड़की को प्रपोज कर दिया। तो वो बड़ा हंगामा क्रिएट हो गया उसमें। तो ऐसी शरारतें वहीं तक स्कूल तक रही। फिर उसके बाद
और चीज़ें रहती थी, कभी स्कूल की घंटी बजवा देते थे, स्कूल में छुट्टी करवा दी थी एक बार तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन ये जवाब है आपके सवाल का लव लेटर्स का। तो मैंने उसमें 143 लिखा था, तो मेरे मैथ्स के टीचर ने पूछा था क्लास में कि 143 क्या होता है, बताओ बच्चों से। तो मैं बड़ा चौंक गया, है किसी को भी नहीं पता था यार पूरी इतनी क्लास में 143 क्या होता है। तो उसने अगर एक का भी हाथ खड़ा हो जाता तो ये होता कि चलो 2-4 तो और बिगड़े हुए हैं, मैं अकेला सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं हूँ। उदय जी, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरी राइटिंग फॉर यूथ। डायरी राइटिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर आप देखो पर्सनली तो। अब हमारी ना कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो लोग उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते अपने थॉट्स को लेके, या वो बता नहीं पाते हैं और लोगों को समझा नहीं पाते हैं, है ना, या अपने तक ज़्यादा रहते हैं। तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक फ्रेंड बन जाती है उनकी डायरी। अगर आप लगातार डायरी लिख रहे हो तो उस डायरी में आप हर चीज़ बता सकते हो कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या आप सोच रहे हो, क्या आप प्लान कर रहे हो, क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छा है चल रहा है। और जो चीज़ किसी और को बताने के लिए नहीं है, आप उसमें लिख सकते हो। और जब आप उनको पढ़ते हो तो आपको लगता है, दिखता है कि आपने कैसे उन चीज़ों को सॉल्व किया, कैसे वो चीज़ें दूर हुई, और कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कैसे हो पाया आगे। और वो डायरी पे जब आप लिखते हो, उन सीन्स को, इन सिनेरियोज़ को डिस्क्राइब करते हो, तो वो एक मेमोरी बन जाती है। जैसे किताबों में रखे हुए फूल, आप वापस देखते हो तो आपको भी निकल के आते हैं कि हाँ ये कब रखा था, क्यों रखा था, क्या हुआ था। तो उसी तरीके से वो लफ्ज़ या वो वर्ड्स भी उसके अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं, वो स्टेलमेट हो जाते हैं कि मतलब बिल्कुल हैं तो हैं। आप जब पढ़ोगे तो आपको सब रिकलेक्शन होगा। और फिर वो एक सेकंड एस्पेक्ट उसी का, ये तो हो गया एक पर्सनल लाइकिंग के अराउंड। दूसरा कि आप जब आप लिखने लगते हो ना, तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते हो अपनी राइटिंग को, अपने फॉर्मेट को, अपने स्ट्रक्चरिंग को, अपने थॉट्स को। जैसे आप अगर कोई पिक्चर भी बना रहे हो तो आप किसी भी सीक्वेंस में नहीं बनाओगे। हालांकि आप पहली बनाओगे तो शायद वो किसी भी सीक्वेंस में बन जाएगी, लेकिन जब आप इम्प्रोवाइज़ करोगे अपने काम को रिपीटेडली, तो वो कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। और जब वो इम्प्रूव होगा तो वो बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको, तो आपको लगेगा कि मैं स्किल्ड हो गया हूँ इसमें। तो वो एक स्किल सेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेरे केस में ये हुआ कि वो आगे प्रोफेशन में बदल गया। अगर मैं कभी डायरी राइटिंग करता ही नहीं तो मैं हमेशा उस डाउट में रहता कि क्या मैं कभी लिख भी पाऊँगा। मतलब स्टोरी भी नहीं लिखता, स्टोरी लिखने से पहले सोचता कि लिखूंगा नहीं लिखूंगा, लेकिन वो थॉट, वो डाउट मन से हट गया, क्योंकि अब राइटिंग कर रहे थे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। सो उदय जी, फेवरेट 5 बुक्स। 5 बुक अगर हम लिटरेचर में बात करें तो कुछ किताबें मेरे को बड़ी, मतलब मेरी काइंड ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऐसी है जो मतलब बहुत लोगों को अच्छी लगती हैं। अभी जो एक रीसेंट बुक मैं पढ़ रहा हूँ वो द क्वींस गैम्बिट कहलाती है। ये मुझे पता लगा इस बुक के बारे में नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखते हुए, क्वींस गैम्बिट। तो जब मैंने देखा कि अडेप्टेड फ्रॉम अ नॉवल, तो मैं उस बुक पे गया, तो बुक ढूंढी, बुक मिली, बुक पढ़नी शुरू करी। अब मैं सीरीज़ और बुक पैरेलल पढ़ रहा हूँ, बुक भी पढ़ रहा हूँ, सीरीज़ भी देख रहा हूँ। सीरीज़ आगे निकल जाती है तो रोक देता हूँ, फिर बुक को पहुँचाता हूँ उस लेवल तक, उससे थोड़ा आगे ले जाता हूँ, फिर अगला एपिसोड देख लेता हूँ। तो ये एक स्टोरी है एक बच्ची की जो बहुत जल्दी ऑर्फन हो गई, और फिर उसको एक ऑर्फनेज में डाला गया। वो एक स्कूल भी था, उस स्कूल में उसने चेस सीखा वहाँ के स्वीपर से, उसके साथ खेलती थी, और फिर उसका चेस में एक इतना इंटरेस्ट बन गया, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गिफ्टेड प्लेयर है चेस की। तो उसने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीते। अभी मैं बहुत शुरू के दूसरे तीसरे एपिसोड में और वहीं तक तीसरे चौथे चैप्टर तक पहुँचा हूँ, जो एक्सप्लेन करती है कि वो कितने एम्बिशियस है अपने करियर को लेके। लेकिन ये एक कन्फ्लिक्ट है उसकी लाइफ का कि उसको जीतना भी एक एडिक्शन है उसके लिए, और उसके अराउंड दूसरा एक उसकी वीकनेस है कि उस ऑर्फनेज में या जहाँ पे वो रहती थी, जहाँ पे वो पली बड़ी, तो वहाँ पे बच्चों को ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते थे। तो वो ट्रैंकुलाइजर्स थोड़ा नींद की काम करती है, तो उन चीज़ों का उसको एडिक्शन लग गया, जो आगे चल के किसी और चीज़ में चेंज हुआ। तो उसका एक अपने आप से लड़ाई है, और एक अपने दो पैरेलल कैरेक्टर इनसाइड, उसके कन्फ्लिक्ट्स हैं एक तरीके से। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी एक फेवरेट बुक में द बुक थीफ आती है, जो कि एक लड़की की कहानी है। उसको किताबें चोरी करके पढ़नी पसंद है, और ये नाजी जर्मनी वॉर के अराउंड की कहानियाँ हैं। और ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेथ ने नरेट करी है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में यमराज होते हैं, तो उस तरीके से यमराज ही आप समझें, तो यमराज उस बुक को नरेट कर रहा है। तो वो यमराज उस लड़की को लेने 3 बार आता है, लेकिन वो 3 बार उसको लेके नहीं जा पाता। और तो वो कहता है कि 3 बार मेरा इनकाउंटर हुआ उस लड़की से, 3 बार मिला मैं उससे, लेकिन मैं इसको लेके नहीं गया, नहीं ले जा पाया, बच गई मेरे से। तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। लाइफ ऑफ पाई एक जिसके ऊपर अगेन एक मूवी बनी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
3 किताबें हो गई। 5वीं में सबसे टॉप पे मैं रखूँगा द वाइट टाइगर को, और चौथी में हम अल्केमिस्ट कह सकते हैं, जो एक बिगिनर्स नावल भी बन जाती है। तो मैंने नॉवेल्स में आपको बताई ये 5 किताबें। और सेल्फ हेल्प में मेरे को एक किताब बहुत अच्छी लगती है, जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये डेल कार्नेगी की बुक है, हिंदी में इसको लोक व्यवहार कहते हैं, किताब का नाम ही लोक व्यवहार है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, हर किसी को पढ़नी चाहिए। मेरा मानना ये है, जब आप जॉब में पहुंच जाते हैं, लाइफ के एक ऐसे पड़ाव में आ जाते हैं जो पर्सनल से प्रोफेशनल में चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट किताब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मस्ट रीड फॉर यूथ। ये सभी, हाँ बिल्कुल, अगर यूथ इनको पढ़े तो ये बहुत बेनिफिटिंग है, अच्छी किताबें हैं। और फिर आप एक टेस्ट, ये कुछ ऐसी किताबें भी हैं साथ साथ जो पढ़ने में बड़ी आसान है, आपको बहुत एफर्ट नहीं लगेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि किसी को, मेरे को रीडिंग स्टार्ट करनी है, मैं नहीं पढ़ पाता 2 मिनट से या 5 मिनट से ज़्यादा, तो क्या मेरी अप्रोच रहनी चाहिए रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए? सबसे पहले तो ये कि आपको मानना पड़ेगा कि थोड़ी देर तो किताब पकड़ के बैठूंगा और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेजेस पढ़ूंगा। फिर चॉइस ऑफ ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद डेवलप करोगे धीरे धीरे कि ये पढ़ सकता हूँ, ये नहीं पढ़ूंगा। ऐसा होता है हमारे साथ, हम बहुत सारी किताबें शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ किताबें शुरू कर खाली देखने के लिए शुरू करते हैं, उनको ख़त्म भी कर देते हैं। तो किस टोन में किताब में बात करी गई है, लहजा क्या चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कुछ बहुत बेसिक शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको सुधा मूर्ति रिकमेंड करूँगा। उनकी जितनी किताबें हैं बिल्कुल ऐसी हैं जैसे वो आपसे बातचीत कर रही हैं, तो आप उस किताब को ऐसे पढ़ ले जाओगे जैसे आप सुधा मूर्ति से बातें कर रहे हो। तो उनका लिखने का तरीका बहुत ही कन्वर्सेशनल है। तो ऐसी किताबें ढूंढ के जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले अगेन कि मैंने एक किताब पूरी पढ़ी है, मैं अगली पढ़ सकता हूँ। फिर आप टोन चेंज कर सकते हो, स्टोरी लाइन चेंज कर सकते हो। कि तो इस राइटिंग में भी डिफरेंट वे है राइटिंग के, जैसे आपने बताया सुधा मूर्ति जी का कन्वर्सेशनल वे है राइटिंग का। सो डिफरेंट कैसे कैसे वेज हो जाते हैं, एक कन्वर्सेशनल हो गया, एक इंफॉर्मेशनल हो गया। इसके अलावा देखो, जनरली आप राइटिंग में सिनेरियोज डिस्क्राइब कर रहे हो, है ना। आप एक पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो रहा है, उसको आप समझा रहे हो। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल में जाते हो उसमें। लेकिन उसी चीज़ को लिखते हुए कुछ लोगों की कला इतनी अच्छी होती है कि वो ऐसे लिख देते हैं कि जैसे वो बिल्कुल बात कर रहे हो आपसे। कुछ लोगों की कला ऐसी होगी कि वो लिखेंगे, अच्छा ही लिखा होगा, बट फिर वो बातचीत नहीं लगेगी। उदय जी, इतनी बड़ी किताब, मतलब 10-15 पेज की तो होती नहीं किताब, कम से कम 100-150 पेज की किताब होती हैं, वो लिखते कैसे हो? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है किसी के लिए भी अगर कोई एम कर रहा है लिखना, है ना। हालांकि मेरी किताब अप्रोक्सीमेटली 280 पेजेस की है और 82,000 वर्ड्स की है, जिसमें करीब 25 चैप्टर्स हैं। हालांकि ये मेरी दूसरी किताब थी। इससे जो पहले मैंने किताब लिखी थी उसमें मैंने 7-8 चैप्टर्स लिखे थे, 15,000 वर्ड्स के अराउंड मैंने अचीव किया था। लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे वो नहीं लिखना था, मुझे उससे कुछ अच्छा करना था, कुछ और अच्छा लिखना था। वो एक यंग एडल्ट जर्नल था, जो हम नॉर्मल लव स्टोरीज पढ़ते हैं मार्केट में जितनी होती है। उसमें मैंने क्या अप्रोच ली थी, उसमें मैंने चैप्टर्स डिफाइन कर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब चैप्टर बना दिए थे। और इनफैक्ट चैप्टर्स के अंदर सीन्स भी डिस्क्राइब कर दिए थे कि कौन सा सीन होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जैसा आप एक मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ते होगे, तो वैसा करा था। तो उसको लिखना ना बड़ा प्रिडिक्टेबल हो गया कि आप जो लिख रहे हो वो ही लिख पा रहे हो जो आपने पहले ही सोच लिया है। हालांकि आपने सोच लिया तो कोई भी सोच सकता है, तो अगर जो रीडर है वो भी इमेजिन कर लेगा कि आगे क्या होना है, क्योंकि आपने भी वही इमेजिन करके लिखा है। तो और फिर वो जॉनर मेरे को पसंद नहीं था, तो मैंने इसलिए वो किताब ड्रॉप करी। जो मेरी सेकंड बुक है, जो मेरी एक्चुअल नॉवल है जो मैंने पब्लिश करी, उसका टाइटल है एन इनहेरिटेड ड्रीम। और ये एक कहानी है एक मोची के बेटे की, एक कॉबलर सन की, जो कि लेटर लिख रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और वो बता रहा है अपनी लेटर पे कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ काम करे हैं जो मुझे करने पड़े, उन्हें अब मेरी मजबूरियां कहें, मेरे सर्कमस्टांसेस कहें, या मेरी रीजनिंग जो भी उसके अराउंड हो। मैं ये नहीं कहता कि वो सही है या गलत है, पर वो सर्कमस्टांशियल थे कि मुझे वो करना पड़ा क्योंकि वैसे सर्कमस्टांसेस थे मेरे अराउंड। तो मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता भी रहा हूँ मैंने क्या किया अपने लाइफ में। तो ये एक मोची का बेटा लिख रहा है प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी पे। तो ये एक बैकड्रॉप है किताब का। किताब के अंदर 3 थीम चलती हैं, तो 3 थीम्स में वो बुक डिवाइडेड है। फर्स्ट कि जो प्रोटोगनिस्ट है,
यानी प्रोटैगनिस्ट हम कहते हैं मेन कैरेक्टर को, तो वो कह रहा है कि इन द वर्ड्स ऑफ माई फादर आई हैव लर्नड दैट दिस लाइफ इज़ अ बैटल बिटवीन द ईगल्स एंड द स्पैरोज़, कि ज़िंदगी में दो ही तरीके के लोग हैं हमारे आसपास, एक ईगल्स और एक स्पैरोज़, और द ईगल्स आर मोर सुपीरियर ऑब्वियसली देन द स्पैरोज़। बर्ड से उसने डिस्क्राइब किया दो को। तो वो कहता है कि हर चीज़ लाइफ में स्पैरोज़ के अराउंड है। जो हमारा सिस्टम है वो स्पैरोज़ को फेवर करता है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो स्पैरोज़ की प्रोटेक्शन के लिए है, जितनी गवर्नमेंट है, जितनी इंफ्रा है, सब स्पैरोज़ के लिए है। और अगर आप कॉन्ट्रास्ट भी देखोगे लाइफ का तो जो होता भी है, तो मतलब स्पैरोज़ ज़्यादा होंगी नेचर में भी और ईगल्स थोड़ी कम होंगी कंपैरेटिवली। तो कहता है हम भी ज़्यादा ही हैं, ईगल्स कम है। तो ये ईगल्स हैंडफुल हैं, लेकिन जो चीज़ स्पैरोज़ के लिए बन, जो हर चीज़ स्पैरोज़ के लिए है या आम लोगों के लिए है, उस पर एक कब्ज़ा ईगल्स का है। तो मतलब एक फोर्सफुल एक्सर्जन ईगल्स का है। तो वो ऐसे करके डिस्क्राइब करता है अपने क्लास को एक हायर क्लास के से। तो ये पहली थीम है ईगल्स और स्पैरोज़ की। सेकंड वो कहता है कि इन फैमिलीज़ लाइक आर्स, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की वो बात कर रहा है, देयर इज़ ऑलवेज एन एंगल ऑफ होप। आप उम्मीद कभी नहीं छोड़ते हो, आप हमेशा ये मान के चलते हो कि चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें सुधरेंगी, एंड द होप इज़ ऑलवेज फॉर बेटर in worse scenarios, okay, in circumstances where you are deprived of things, in circumstances where you are troubled, in circumstances where you are forcefully put down. हर नेगेटिव सिनेरियो पे आपकी रीजनिंग सिर्फ एक ही होती है कि हमें कुछ नहीं करना है, भगवान सही कर देगा। देयर इज़ अ गॉड, देयर इज़ एन ऑलमाइटी, देयर इज़ अ बिलीफ फैक्टर एसोसिएटेड टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कि चीज़ें एक वक्त के बाद सही हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो वो एक होप वाला एक थीम या एंगल है बुक में, ठीक, कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज़ होप पे बहुत डिपेंडेंट रहती है। और जो थर्ड थीम है बुक की, वो टाइटल के अराउंड है, एन इनहेरिटेड ड्रीम, जो बुक का टाइटल है। सो वो फिर से कहता है प्रोटैगनिस्ट, इन द वर्ड्स ऑफ माई फादर एंड एज माई फादर टोल्ड मी दैट ड्रीम्स in families like ours, which are again the middle class and the lower middle class families, are not meant to be achieved, they are meant to be passed on. तो and that is why the title comes an inherited dream. तो वो कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने सपने पूरे कर ही नहीं पाते हैं, जो भी हमारे एम्बिशंस हैं, चाहे एक लग्जरी कार लेना है या एक बड़ी हवेली बनाना है, कुछ मतलब हर किसी का एक पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट ड्रीम हो सकता है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या किसी ने यूपीएससी क्रैक करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो आप नहीं कर पाए वो लाइफ में, तो आप क्या होप लेके चलते हो? या अगर आपने एक आर्मी ऑफिसर बनना है, आप नहीं बन पाए, आप क्या होप लेके चलते हो कि आपका बच्चा करेगा? सो आप वो ड्रीम पास ऑन कर देते हो, चाहे वो किसी भी एंगल पे हो। तो उसके लाइफ में ड्रीम ये था कि उसके फादर एक मोची थे, उन्होंने उसको भी सोचा था कि मैं एक कार होगी मेरे पास, वो नहीं हो पाई कभी, तो वो इसके ऊपर आ गया ड्रीम कि चलो मैं ही अचीव करूँगा, या मैंने करके देना है वो अचीव। वो एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, और वो पेरेंट्स ऑब्वियसली आपके ऊपर दे ही जाते हैं आपको कि वो पास ऑन तो होना ही है वो ड्रीम, क्योंकि आप उसको इतना सुनते हो, इतना जानते हो। तो इस तरीके से इस बुक को मैंने लिखना शुरू किया। Is passing dream to your children's right or wrong? इट इज़, देखो इसको हम राइट और रॉन्ग क्लासीफाई करना बहुत वाइड हो जाएगा, बहुत ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन आप उस ड्रीम से इतने वाकिफ़ होते हैं, आपको इतना वो ड्रीम पता होता है कि क्या है आपके पेरेंट्स का ड्रीम, कि आप उसको खुद ही अपना ड्रीम बना चुके होते हैं कि अगर ये नहीं अचीव करें, फॉर देम आई विल डू इट। तो वो, और एंड इन दैट सेंस इट इज़ ऑलवेज राइट, मतलब आप जो कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू डू इट एंड यू आर सो मच फेमिलियराइज टू इट, तो कि आपने वो करना ही करना है, आपने खुद ही अपना मान लिया है। अब वापस आते हैं उस टॉपिक पे जो आपने कहा कि किताब लिखी कैसे जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया जो अपनी बुक की थीम्स थी, तो सर्टनली अगर थीम्स हैं तो कैरेक्टर्स होंगे, और कैरेक्टर्स लेके आने आपको पढ़ेंगे नॉवल में। आपका एक प्रोटैगनिस्ट होगा जिसके अराउंड कुछ उसके दोस्त होंगे, कुछ फैमिली होगी, फिर एक कोई एंटागनिस्ट भी होगा बुक के अंदर, और उसका भी कुछ स्ट्रगल होगा, और फिर कुछ रैंडम लोग भी आते जाते जाएंगे, है ना, जो साइड कैरेक्टर्स होंगे, मिलेंगे जाएंगे। फिर सर्टनली जब इतने कैरेक्टर्स हैं तो कुछ चैप्टर्स बनेंगे, चैप्टर से कुछ लेंथ अचीव होगी किताब को, और डेफिनेटली वो बहुत कंप्लीट एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब इसको आप अगर प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया पहली बुक में, तो वो प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। अब आपको लेके चलना है एक ऐसा सिनेरियो कि वो प्रेडिक्टेबल ना हो, जिसको आप ही प्रेडिक्ट ना कर पाएँ। अब आप उसको कैसे करेंगे? तो मेरे लिए यही एक चैलेंज था
बुक राइटिंग में, क्योंकि कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। वही पिछले 7-8 चैप्टर्स 15,000 वर्ड जो मैंने लिखे, जो प्रिडिक्टेबल बन गए और जिसका जॉनर भी मुझे पसंद नहीं आया, वो जनरल एक लव स्टोरी थी। तो आप समझ डिफरेंस आपने देखा कि क्या मैंने कहाँ चेंज किया राइटिंग। तो चैलेंज यही आएगा कि बुक प्रिडिक्टेबल भी नहीं होनी चाहिए, जैसा आपने देखा पिछली वाली बुक पे, जिसमें चैप्टर्स पहले से लिखे और ये नया कॉन्सेप्ट, नया स्टोरी लाइन। इस बुक के साथ मैंने क्या किया कि मैंने एक फ्री फ्लो में लिखना शुरू किया। मैंने एक बहुत मोटे मोटे पॉइंट्स, बिंदु बनाए, जिसको मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में एक स्केलेटन बोलता हूँ। कि मैंने एक स्केलेटन बनाया अपनी बुक का, कि शुरुआत ऐसी कुछ होगी, कुछ कैरेक्टर्स ये हैं, बीच में कौन कैरेक्टर्स आएंगे, क्या सिनेरियोज होंगे वो नहीं पता। ये एक मोची का बेटा है, ऐसे इसकी लाइफ सर्कमस्टांसेस है, इसके पेरेंट्स यहाँ कहीं कुछ ऐसा काम करते हैं साइड में अपना प्रोफेशन के अलावा, इसके पेरेंट्स का ऐसा कुछ ऑक्यूपेशन है, इसकी लाइफ का गोल कुछ ऐसा है, इसकी लाइफ में कुछ एक आध ट्रेजेडी आएंगी, वो क्या आएंगी वो भी नहीं पता मुझे, और इसका कुछ एक दोस्त होगा तो वो ऐसा होगा। तो उसकी लाइफ के कुछ क्रेस्ट बनाए मैंने कि क्या हाइज जाएंगे इसकी लाइफ में, और फिर एक बेसिक तरीके से करना शुरू किया। तो मैंने एक लेटर लिखना शुरू किया, जो मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर को वो लिख रहा है और वो डिस्क्राइब कर रहा है कि मैंने कुछ कर दिया लाइफ में। अब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आपका इंटरप्रिटेशन है, वो सही है गलत है वो आपका इंटरप्रिटेशन है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सही है, लेकिन मैंने जो किया है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसमें झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू। और मैं फिर उसके अराउंड वो थीम्स मैंने डेवलप करी, ये थीम्स के अराउंड कुछ रहेगा। तो अब मैं एक चैप्टर लिखा और अगला चैप्टर लिखने से पहले पुराने चैप्टर को पढ़ा और उस स्टोरी को अपने आप ही आगे प्रोग्रेस करा। फिर तीसरा चैप्टर लिखने से पहले पिछले 2 पढ़े, फिर आगे बढ़ा। तो पिछला पढ़ के आगे वो लिखते गया, मुझे खुद नहीं पता था कि आगे क्या बनता हुआ चलेगा, और वो बहुत अनइमेजिनेटिव रहा और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा और अच्छा बना सब कुछ। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड रहा। मैंने जब पूरी बुक की एडिटिंग करी तो मैं मुश्किल से उसमें से 3000 वर्ड और एक चैप्टर काट पाया, जो कि एक रिकलेक्शन था, उससे ज़्यादा मैं रिमूव नहीं कर पाया उस बुक से। और बहुत टाइट नेटेड स्टोरी रही, लेकिन जब लिखी तो मैंने थोड़ी लंबी लिख दी, छोटा भी करा जा सकता था। आज के टाइम में कोई इतना मोटा बुक मतलब एक लेजर रीडिंग में ही कर पाता है, लेकिन मतलब एक एंथुसियास्टिक रीडर पढ़ लेगा, लेकिन जनरली लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि टाइम अटेंशन उतना मिल नहीं पाता बुक्स को, और डिजिटल मीडियम को ज़्यादा मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने मेथोडोलॉजी अपनाई एक नावल लिखने के लिए, जो कि बहुत सटीक है। और मेरे को लगता है कि मतलब अगर आप उतने इनग्रॉस्ड स्टोरी के अंदर तो आप ले जा लेंगे, कर लेंगे, और आपके पास टाइम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं लिखता था तो मैं करीब 4-6 घंटे बैठ जाया करता था लिखने के लिए, इसमें से 1-2 घंटे सिर्फ रीडिंग के ऊपर जाते थे, और तब समझ नहीं आता था कि आगे क्या लिखना था। फिर और पीछे से पढ़ना शुरू करता था, तो 3-4 सेशन रीडिंग के भी करने पड़ जाते थे, तो वो कर लेते थे। खुद की किताब खुद पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है ना आगे क्या लिखना है, तो वो वहीं से निकल के आएगा कि फ्लो कहाँ जा रहा है स्टोरी का। इज़ लाइफ अ नॉवल फॉर अ राइटर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इनफैक्ट मैं इस बारे में सोचता भी हूँ बहुत ज़्यादा कि आपकी जो लाइफ है ना, उससे अच्छी कोई किताब नहीं है। मतलब वो उससे अच्छा कुछ प्लान्ड अनप्लान्ड या वैसा सर्कमस्टांसेस, उसका अगर आप उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करने लगो उन सर्कमस्टांसेस को, उससे अच्छी कोई किताब नहीं बन सकती। जैसे सपोजिंगली आपने कोई चीज़ प्लान करी है कि मैं ये सब करूँगा, तो उसके बीच में क्या अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आ जाएंगे जो आपने कभी सोचे ही नहीं होंगे, और वो कैसे वो आ गए, कभी वो आने ही नहीं थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल स्ट्रेट वे फॉरवर्ड था। तो लाइफ में अगर आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, उनको कैरेक्टर्स बना के इंट्रोड्यूस करते हुए चलो एक किताब में, एक डायरी में लिख दो कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, आज हम लोग एक एपिसोड करेंगे, उसमें हमारे दोस्त ये हैं, और उन्होंने अश्योर किया है कि वो आज हमें मिलेंगे और हम उनसे मिलने जाएंगे, शूट करेंगे। अब कैसे वो शेड्यूल्ड मीट कैंसिल हो जाएगी आपकी उस दिन, और क्या उसमें रीजनिंग आएगी, और वो बहुत जेन्युइन रीजनिंग आएगी जो भी वो होगी, या कोई बहाना आएगा, तो वो सोचा नहीं था, लेकिन और वो आया कैसे, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया। हाँ, और इसी तरीके से अगर इसी चीज़ को हम अप्स एंड डाउन्स को बड़ा करके देखें, छोटा कुछ रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ें, तो जो टर्न्स आते हैं लाइफ में वो इतने एडवर्स होते हैं, इतने इम्पैक्टफुल होते हैं, और कई बार लर्निंग भी होती है, कई बार लॉसेस भी होते हैं, तो वो बहुत डाइवर्स होते हैं। और लाइफ में जो मिस्ट्रीज़ हैं और जो क्लाइमैक्सेस हैं, वो किसी भी किताब से बहुत ऊपर हैं। हर किसी की लाइफ एक बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, अगर आप उसकी पर्सनल सेटिंग देखें तो। सो सर,
अब किताब लिख ली, अब इसको पब्लिश कैसे करें? ये एक अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और हर कोई अपनी किताब को हार्ड कॉपी में अपने हाथ में फील करना चाहता है। हालांकि इंडिया में थोड़ा, अगर आप एक बहुत ही इस्टेब्लिश पोजीशन पे हैं, जो कि आप एक मतलब यूँ कहें कि किसी अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपका एक अच्छा सक्सेसफुल करियर रहा है, तो आपको कोई भी एक बड़ा हाउस पिकअप कर लेगा। या अगर आपके पास ऑन दी अदर हैंड कुछ अच्छे लिटरेरी एजेंट्स हैं जो आपको कुछ कनेक्शन से बनेंगे या कुछ सालों की मेहनत से बनेंगे, तो आप कुछ अच्छी जगह पिच भी हो जाओगे, तो भी आपको एक अच्छा हाउस मिल जाएगा। लेकिन जो एक राइटर होता है वो कमर्शियल नहीं होता, मतलब उसका पहला थॉट ही कमर्शियल नहीं है, वो क्रिएटिव है। और क्रिएटिव बंदा मार्केटिंग नहीं समझता है, सेल्स नहीं समझता है, और सक्सेसफुल राइटर वही है जो सेल्स कर पा रहा है या जो कुछ बेच पाएगा, है ना। तो दो एंगल्स अब राइटर ने लेके चलने हैं आगे अपने ऑथर ने। तो जो पब्लिशर है, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिशर्स इन इंडिया, तो पहले जो पब्लिशिंग होती थी वो काइंड ऑफ वैनिटी पब्लिशिंग में क्या होता था कि आप मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते थे, पसंद आती थी तो आपकी एक सेट रॉयल्टी होती थी 5 से 7%, 8%, जो आपकी सेल पे आपको मिलेगी। और किताब पब्लिशर बेचेगा, किताब को प्रिंट भी पब्लिशर करेगा, वो आपसे कुछ नहीं लेगा, सब पब्लिशर इन्वेस्टमेंट करेगा उसके ऊपर, और बेचने पे आपको 5-7% की रॉयल्टी भी देगा। आज थोड़ा मार्केट चेंज हो गया है, बहुत सारे पब्लिशर्स अब आ गए मार्केट में। वो क्या करते हैं कि आप उन्हें बुक दोगे तो आपकी कैसी ही बुक हो वो सबमिट हो जाएगी, ज़रूर अप्रूव हो जाएगी, छोटे मोटे किसी अच्छे पब्लिशर से या ओके पब्लिशर से, मतलब बहुत पब्लिशर्स हैं, तो कोई भी अप्रूव कर देगा, अधिकतर अप्रूव कर देंगे, आप ये कह लो। फिर वो आपको, फिर अगर जैसी वो अप्रूव हो जाती तो आपके अंदर एक पॉजिटिव स्पार्क आ जाता है, क्योंकि आप एक राइटर बनने जा रहे हो, अब आपकी किताब आएगी मार्केट पे, तो एक रेपुटेशन भी बिल्ड होगी और आपका वो सपना पूरा होगा। रेपुटेशन भी आप बाद में देखेंगे, तो आप बहुत एक्साइटेड हो उस फेज़ में। अब इस फेज़ में आपको पब्लिशर बोलेगा कि मेरे को, आपको एक सर्टन अमाउंट, कुछ 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी एक इन्वेस्टमेंट आएगा पब्लिशिंग में, तो आप पब्लिश करेंगे किताब। और ये हो रहा है मार्केट में, जो कि एक बहुत डिस्करेजिंग फैक्टर है, क्योंकि क्रिएटिविटी जो आई थी ऑथर से निकल के, वो जब मार्केटिंग से मिक्स होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कैसे डिक्लाइनिंग साइड भी चली जाती है, मतलब कैसे लोगों की स्टोरीज ख़त्म हो जाती है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी है मेरे पास, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मैं बातें ही कर रहा हूँ, मैं कुछ एक आध फ्रेंड्स हैं जिनकी बुक्स ख़त्म हुई हैं इस प्रोसेस में। तो अब आप पब्लिशर एक अलग एंगल से देख रहे हैं, आप ये समझिए, और आप एक अलग एंगल से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है जो लोगों को पसंद आने वाली है। पब्लिशर देख रहा है कि आपकी स्टोरी एक कमर्शियल मार्केट स्पेस में जाएगी, जो बिकेगी, कुछ पैसा बनेगा, जिससे उसका पब्लिशिंग हाउस चलेगा, जिससे उसके एक्सपेंसेस भी निकलेंगे और कुछ रॉयल्टी आपके पास भी जाएगी डेफिनेटली। चलो, उसका बिजनेस पर्सपेक्टिव है, आपका एक अलग पर्सपेक्टिव है। अब वो आपको एक कोड देता है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको 7-8% की रॉयल्टी देंगे। तो कैसे वो गेम चेंज हो गया, जो कम्प्लीटली फ्री था, आपके फेवर में था, अब आप पे कर रहे हो पब्लिशिंग के लिए। हालांकि उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप पे कर दो, आपकी बुक छप जाए, आप अच्छी बुक लेके आ जाओ मार्केट पे, आपको उसका सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम अगर डिग्री भी लेते हैं तो डिग्री भी लेने के लिए पैसा लगता है, तब जाके आप इंजीनियर बनते हो या कुछ भी बनते हो। तो वो हम अकस्टम्ड है उस चीज़ के, नॉर्मल है हमारे लिए। जो पहले की प्रथा थी, जो पहले चल रहा था, फ्री में पब्लिश होती थी, वैनिटी पब्लिशिंग नहीं है आज, तो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन डिमेरिट्स फिर भी यहाँ ख़त्म नहीं होते। अब आप पैसा भी देने को तैयार हो, आप पब्लिश होने के लिए, वो आप पैसा ऐसा नहीं है कि आप ब्राइब दे रहे हो पब्लिश होने की, आप उसको रिस्पेक्टेबल पैसा दे रहे हो और अपने सेटिस्फैक्शन से दे रहे हो। बट जो पब्लिशर है अभी भी वो कमर्शलाइज माइंडसेट से लेके चल रहा है, उसको प्रॉफिट निकालना है आपके बुक से। और आपकी जैसी, अब आपने ये देखना है, बीइंग राइटर समझना है इस चीज़ को भी कि सिर्फ आप अकेले राइटर नहीं हो जिसने एक पब्लिशर को अप्रोच किया। देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू, बहुत राइटर्स बैठे हैं पीछे से, लाइन लंबी है, और हर बंदा एक बेस्ट सेलर नहीं देगा। तो पब्लिशर को एक हैंडफुल नंबर ऑफ सेल्स मिलेगी आपकी बुक से, आपके अगले बंदे की बुक से, उसके अगले बंदे की बुक से, जो हार्श रियलिटी है, जिस पे हम नहीं सोच पाते हैं एक इनिशियल फेज़ पे। जो एनालिसिस तो यही है कि आप कुछ नंबर ऑफ बुक्स बेच पाओगे, अगला बंदा कुछ नंबर ऑफ बुक्स बेच पाएगा, और कोई किताब 100 will become with a good marketing a bestseller which will sell hundreds and thousands of copies। तो
तो जब आप चंद किताबें बेच रहे हो तो प्रॉफिट कैसे कमाए पब्लिशर? तो पब्लिशर आपसे एक फ़िक्स अमाउंट तो लेगा पब्लिश करने का। अब उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव जो हो जाता है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ी किताब पतली कर लीजिए। और मेरे सर्कल में 3 से 4 दोस्त ऐसे मेरे हैं जिन्होंने पब्लिशिंग गए। मैं हालांकि किंडल से पब्लिश हुआ बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी एडिट करके, मैंने आपको बताया कि मैं इतनी क्लोज लूप स्टोरी थी कि मैं एडिट करने पे गया तो मैं 3000 वर्ड एडिट कर पाया, हटा पाया बुक में से, वो भी एक रिकलेक्टेड चैप्टर था। तो अब पब्लिशर आपको बोलेगा कि हम एक इन हाउस एडिटर बैठाएंगे, वो आपकी बुक को थोड़ा पतला कर देगा ताकि लोग पढ़ पाए, जो कि बहुत वैलिड आर्गूमेंट है। आपको भी लगेगा कि हाँ थोड़ी पतली हो जाएगी तो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, बट उसका एसेंस क्या है वो ज़्यादा अच्छा आप समझते हो बुक का। हालांकि रेदर देन एडिटर, उसकी वाइब, उसकी जो सोल है बुक की, वो आपको ज़्यादा अच्छी पता है। अब ये उसको भी अगर एडिटर्स अच्छे से करें तो एक जस्टिफाइबल कॉज रहेगा, लेकिन ये रैंडम एडिट्स कर देते हैं, कहीं से भी कुछ भी काट देगा एडिटर, उसको फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो हर बुक उतनी रीच लेके ही नहीं आएगी। तो कहीं भी वो एडिट्स आपको मिल जाएंगे आपकी बुक के अंदर। अब वो एडिट्स की वजह से आपकी एक तो बुक की स्टोरी लाइन ख़राब होती है या फिर रीस्टिच होती है, आप स्टोरी लाइन को दोबारा स्टिच करते हो, कुछ कैरेक्टर्स भी शायद उसमें ख़त्म हो जाए आपकी किताब के, जो उन चैप्टर्स के बीच में आएंगे, तो उन कैरेक्टर्स का पूरा एग्जिस्टेंस आपको आगे पीछे से इरेज करना पड़ेगा। हो पाया तो हो पाया, नहीं हो पाया तो एक एडिटिंग एरर की तरह की सा रह जाएगा। अब चलो हम मानते हैं कि सब ये काम भी बहुत अच्छे से, बहुत प्रोफेशनली और बहुत एक्यूरेटली किया गया, तो आपकी बुक की लेंथ भी कम हो गई, जो कि आपको हेल्प करना चाहिए अब अच्छी सेल्स में, अच्छी रीडरशिप में, और जो लोग खरीदे वो पूरा पढ़ भी पाएंगे अब। यानी कि कुल मिला के आपको तो यही है ना कि आपकी किताब अब अच्छी बिकेगी। लेकिन अब तीसरी चीज़ आ जाती है, जहाँ पे इतना कुछ हो गया, जहाँ आपने अपनी बुक के लिए पैसे भी दिए पब्लिशिंग के लिए, एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ रॉयल्टी भी असाइन कर ली, चलो ठीक है, और तीसरा आपने अग्री भी हो गए अपनी मेहनत से लिखी हुई बुक को कट शॉर्ट करने के लिए। जहाँ पे कट शॉर्ट को मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर इसका एक मेरे से स्पेसिफिक काउंट, एक आइडिया लेंगे, सो इट कैन गो फ्रॉम 20% टू 40%। आपकी बुक को इतना छोटा कर देंगे वो, 40% 50% भी काट देते हैं किताब को। इन रेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केजेस दे विल कट इट 60% एज वेल, इतना भी कट जाएगा। तो अब जो आपकी बुक 30-40% काट दी है, आप उसमें भी ओके थे, चलो ठीक है। अब जब आपकी बुक इतनी पतली हो गई तो आपकी बुक को एक MRP असाइन हो जाएगी। हालांकि अब थोड़ा मार्केट कम्पिटिटिव हो गया तो इतनी हाई MRP अब नहीं देते, लेकिन फिर भी मिलती है। वो आपकी बुक को प्राइस कर देंगे 299, 399। अब 400 रुपये की किताब या 300 रुपये की किताब जो इतनी पतली हो चुकी है, अब एंड बायर तो वैल्यू करता है ना कि उस पैसा किस चीज़ का दे रहा है। अब एक सबकॉन्शियस थॉट तो रहता है, भले ही अच्छा लगे सब कुछ, लेकिन फिर भी लगता है कि मैं किस चीज़ का, आप भले ही इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन खरीदने वाला फिर भी देखना चाहता है कि मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी तो लगूं। हाँ, वजन भी देखेगा और थोड़ा फील भी देखेगा कि इंटेलेक्चुअल लगना भी तो ज़रूरी है ना, कि अच्छा लगूँ, किताब अच्छी लगे। इतनी पतली किताब है मेरे पास, मैंने अपने दोस्तों की किताबें खरीदी हैं जो पब्लिश हुई हैं पब्लिशर्स से, तो मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि भाई इतनी पतली किताबें आई हैं। उसने मेरे को बताया कि एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड, बिकॉज वो पीछे क्या हुआ है वो एक आइडिया हम नहीं लेके चल पाते हैं, क्योंकि हम क्रिएटिव हैं एक तरीके से, लेकिन उतना उस एंगल से नहीं सोच पाते हैं जैसे सोच रहा है। तो अब आपकी बुक ओवरऑल ख़त्म हो रही है। जो आपने एक अच्छी स्टोरी लाइन लिखी, जिसमें लिखने में टाइम लगा, इम्पैक्ट लाए, वो उसने काट दिया। आपकी सेल हो पाती, शायद लोग उसको भी ख़रीद लेते, लेकिन प्राइस इतना हाई हो गया कि अब लोग नहीं खरीद, लेकिन वो अपना एक सेट नंबर ऑफ मार्जिन निकाल ले जाएगा, पब्लिशर को मिल जाएगा। उसके बाद आपकी सेल्स हुई नहीं है क्योंकि, तो आपकी बुक रीप्रिंट पे नहीं जाएगी। रीप्रिंट में नहीं जाएगी तो जो फर्स्ट एडिशन आया था वही मार्केट में सर्कुलेट होगा, उसमें आपका सोशल सर्कल उसको ख़रीद लेगा, पब्लिशर का पैसा निकल जाएगा। पब्लिशर लॉस में नहीं गया क्योंकि उसने आपसे प्रिंटिंग पहले ही ले ली थी। सो उदय जी, आप ये कह रहे हो कि राइटर्स तो क्रिएटिव हैं, पब्लिशर्स कमर्शलाइज्ड हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिव राइटिंग ख़त्म हो रही है। बिल्कुल, इसको कहना गलत नहीं होगा, राइटर्स डेफिनेटली क्रिएटिव ही हैं, लेकिन हाँ अब राइटर्स थोड़ा अडेप्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग लेके आ रहे हैं। अब आप लिखने से पहले सोचने लगते हो कि क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, क्या डालना है, क्या मसाला चाहिए किताब को, वो भी हम सोचते हैं, है ना। अब सोचना ज़रूरी हो चुका है। इनफैक्ट आप ये भी सोचते हो कि अगर कभी एक इसका अडेप्टेशन होगा तो वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या पता इसमें पिक्चर बनेगी। तो अब राइटर्स इवॉल्व कर रहे हैं उस जॉनर पे, उस एंगल से। लेकिन ओवरऑल जहाँ से आप पब्लिश हो रहे हो वो तो एक कमर्शियल गेम लेके ही चल रहे हैं। वो तो पैसा ही बनाना चाहते हैं उस चीज़ से। दे आर नॉट अ ट्रस्ट, दे आर नॉट एन NGO, दे आर नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी,
दे आर सम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो दे आर मेकिंग इट फॉर प्रॉफिट एंड दे विल नॉट रन आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट्स। तो उन्होंने पैसा कमाना ही है उस चीज़ से, तो उनका तो ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें गलत क्या है? लाइक उसमें गलत वही है जो मैंने अभी समझाया कि मतलब जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। हालांकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी एक बुक कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। उसने बहुत पैशन से वो बुक लिखी थी, ख़त्म भी वो इस तरीके से, वो वैसे भी मार्केट में आती, तो मैंने आपको बताया कि कैसे किताब ख़त्म हो जाती है मार्केट से। उसने फर्स्ट स्टेप में ही जब उसकी बुक पब्लिश हुई, उसने सारी कॉपीज़ ख़रीद ली, अपने पास मंगा ली, या पब्लिशर को बोला कि अपने पास रख लो, मार्केट में लॉन्च मत करना, लेके ही मत आना मार्केट में, स्टैंड्स तक भेजना ही मत। उसे परवाह भी नहीं होती वैसे अगर कोई ख़रीदता, क्योंकि आप तक नहीं पहुंचता ना ऑथर तक, मतलब आपके दोस्त खरीदेंगे, शायद वो उतनी गलतियां नहीं पकड़ पाते उस किताब के अंदर से। लेकिन जिस तरीके के उसमें एडिट्स लगे, जो प्रोफेशनल मिस्टेक्स छूट गई एडिटिंग के अंदर, और इनफैक्ट कुछ कवर्स में भी डिटोरिएशन हो गया, जैसा उसको पसंद था वैसा नहीं हुआ, पब्लिशर की मर्ज़ी का कवर गया, तो वो उस चीज़ का इतना इम्पैक्ट पड़ा कि उसने वो बुक, उसको बोला कि चाहिए ही नहीं, मार्केट में ही नहीं लानी है, जो मैंने आपको पैसे दिए, जो एडिटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो सेल्स है वो मैं कवर कर दूंगा, सब हो जाएगा, बिकेगी नहीं लेकिन किताब मेरे को बेचनी ही नहीं है। उसने वो बुक किल करवाई अपनी, और वो बुक किल हुई तो उसने उसको रीपब्लिश भी नहीं करा, उसने छोड़ दी वो किताब कि लेट इट गो। और वो एक बैड ड्रीम हो गया किसी के लिए जिसने मेहनत लगाई थी 2-1 सालों की उस किताब के पीछे। बट ऑन मार्केट पब्लिशर आपके बिना इंफॉर्मेशन के वो कैसे ले जा सकता है? फाइनल कट तो आप रीड करोगे ही एज अ राइटर। हाँ, सो उस टाइम पे आप कहाँ थे? लाइक डायरेक्टली सेइंग हाँ। पब्लिशर्स आर डूइंग दिस, आपने फाइनल अप्रूवल तो आपका ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि पब्लिशर जाके छाप दिया। बिल्कुल। तो फाइनल अप्रूवल के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं, तो दैट इज़ योर डिसीजन दैट यू आर पासिंग टू द पब्लिशर्स। अब इस वाले केस में पता नहीं क्या हुआ जो मैंने आपको फ्रेंड का बताया, लेकिन इन जनरल द ओवरऑल प्रोसेस इज़ सो कन्विंसिंग, है ना। कन्विंसिंग के अलावा आप जिस जोन में होते हो कि आप एक ऑथर बनने जा रहे हो, खासकर मैं एक ऐसी एज की बात कर रहा हूँ जो 20-22 साल से लेकर 25-26 साल तक के बीच में पड़ती है, जब आप बिल्कुल एक सीजन राइटर नहीं हो, लेकिन आप एस्पायरिंग राइटर हो, आप बनना चाह रहे हो और आप बनने वाले हो, और एक टैग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको अच्छा भी लग रहा है कि मैं फैंसी हो जाएगा बहुत, है ना, ऑथर बन जाएंगे। तो उस वक्त वो जोश ही इतना अच्छा होता है, वो फील ही इतना अच्छा होता है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट मार्केट में चाहिए, अपनी बुक मार्केट में चाहिए। तो आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत चीज़ें ऊँची नीचे, चलो इसको सही कर दो, लेकिन अच्छा है ना। और फिर आप, अगर आप उतने कन्विंसिंग नहीं हो अपने आइडिया पे, या आइडिया तो कन्विंसिंग, स्टोरी लाइन तो कन्विंसिंग रहेगी आपकी, अगर आप ये कहें कि बातों में उतने कन्विंसिंग नहीं है, सामने वाला ज़्यादा कन्विंसिंग है, तो वो आपको अप्रूवल ले ही लेगा आपसे कि नहीं सर बहुत अच्छा है, हमने पहले भी ऐसा ही किया किसी के साथ। तो ये एक चीज़ है जो मतलब इंडियन मार्केट में ओवरऑल भी वेरी करती है। ऑन गुड इन मार्केटिंग, दे कैन गुड इन मार्केट, हाँ, वो बिजनेस में अच्छे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में अच्छे हैं। हालांकि आप भी अच्छे हो सकते हो उसमें, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर नॉट सो गुड इन इट, है ना। वो उनका एक पर्सनल रहता है कि अच्छा काम किया है, बस आ जाए और लोग पढ़ पाएँ। तो लेकिन इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप किंडल पब्लिशिंग या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप जाएं, या कुछ ऐसे ऑप्शंस आप सेलेक्ट करें जहाँ एटलीस्ट आपकी बुक ख़त्म तो ना हो, स्टैंड्स में रहे, है ना। और किंडल कंट्रीज़ में तो ऐसा भी देता है कि आप ऑन डिमांड प्रिंट भी करा सकते हो अपनी बुक को एट हाई रॉयल्टी, तो आपकी बुक एटलीस्ट ख़त्म नहीं होगी। जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जा रही है एक बार आने के बाद, वो कभी केस नहीं होगा कि आपकी एक, किसी को एक प्रिंट कॉपी चाहिए आपकी, या एक कॉपी चाहिए बुक की, लेकिन आपकी बुक 10 साल पहले आई थी। अब आप उसी पब्लिशर को अगर बोलोगे कि मेरे एक दोस्त को चाहिए, या वो कहाँ ऑर्डर प्लेस करे जिसको ख़रीदनी है ही नहीं मार्केट में, सर्कुलेशन में ही नहीं है, प्रिंट पे भी नहीं आएगी दोबारा, तो अब तो है अवेलेबल ही नहीं है, तो आपकी बुक तो डेड हो गई, जो थी तही थी, यानी वो लिमिटेड एडिशन प्रिंट हुआ था। तो आप और अच्छा फील करें उस बारे में। सो उदय जी, आप पोइट्री भी करते हो, सो 2-4 लाइन हमारे दर्शकों के लिए कुछ अच्छी सी कविता सुना दीजिए। अच्छा, मैं एक लेके भी आया था, इनफैक्ट मैं सोचा था कि मेरी एक अच्छी पोएम थी, और वो मैंने करीब 4-1 साल पहले लिखी थी। ये अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें 4 कहानियाँ चल रही हैं एक साथ, और ये मैंने हिंदी में लिखी थी, तो थोड़ा एक फ़ील आता है हमेशा, आप हिंदी के अराउंड जब आप कुछ भी काम करते हो तो आपको अच्छा लगता है, एक प्राइड फील तो होती है, साथ ही साथ आप कुछ एक सेंसेशनली अच्छा फील करते हो उस चीज़ के ऊपर। तो ये मैंने जो स्टोरी लिखी है, इसका मेरे पास टाइटल नहीं है
क्योंकि मैं अभी तक इसका टाइटल दे नहीं पाया मैं इसमें कुछ, तो शायद कमेंट्स में लोग कुछ सजेस्ट कर दें एक अच्छा टाइटल, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इस बुक को, इस पोएम को एक टाइटल भी मिल जाएगा। मैं एक बैकड्रॉप दे दूँ, ये 4 चीज़ों की कहानियाँ है या 4 कहानियाँ हैं जो चल रही हैं एक साथ। एक मच्छर है इसमें, एक शिकारियों के बीच में कोई कायर फंसा हुआ है या कम हिम्मत वाला लोग फंसा हुआ है, एक भेड़ों के बीच में एक शेर पल रहा है जो आप देखते ही हो, और एक इसमें विलन है जो डाकू है। तो हम इन और इसी सीक्वेंस में 4 लाइनें चलेंगी और 4 पैराग्राफ आएंगे, 4 बार आएगी और वही सीक्वेंस रहेगा, उन्हीं एक की कहानी एक लाइन में है। तो हम इस पोएम को पढ़ते हैं और मुझे पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि मैंने कुछ सालों पहले लिखी थी, तो मेरे को मिल गई, तो मैं लेके आया उसको ढूंढ के, और मैं चाह रहा था कि मैं इसको ज़रूर हम कहीं पे इंक्लूड कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। तालियों के बीच में मच्छर एक मर गया, शिकारियों के बीच में कायर एक फंस गया, भेड़ों के बीच में शेर एक पल गया, जो चला था लूटने गाँव एक, वो डाकू बंदूक घर भूल गया। 4 लाइन, 4 स्टोरीज। अगला स्टैंजा। रत्ती सा मच्छर था, पिसकर वो छटक गया, बिन हौसले का कायर था, अपनी पे अटक गया, भेड़ों के बीच में शेर ने दहाड़ दी, घोड़े पे सवार डाकू ने लगाम ली। तो उसी सीक्वेंस में चल रहा है। मच्छर था, वो मर गया, मच्छर था, पिस के छटक भी गया हाथ से, शिकारियों के बीच में कायर है, वो हौसला तोड़ रहा है बाकी शिकारियों का, भेड़ों के बीच में एक शेर है जो पल रहा है और उसने अब एक दहाड़ भी दी है, तो पता नहीं वो कैसी दहाड़ है। और डाकू जो था वो बंदूक तो पहले ही भूल चुका है और वो अब घोड़े पे बैठ के टिक 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 आगे को बढ़ गया है। तीसरे स्टैंजा पे आते हैं जो कि सेकंड लास्ट है और इसके बाद कंक्लूड कर देंगे। तो मरकर भी उस मच्छर ने था हाथों को रंग दिया, शिकारियों का हौसला कायर ने भंग किया, दहाड़ पे दहाड़ दी शेर ने पहचान दी, डाकू के ज़मीर ने धीरे से पुकार दी। और फाइनल पैरा। अब तो मच्छर भी मर गया है, मच्छर मरा तो हाथ में थोड़ा सा खून लग जाता है, बिल्कुल। तो वही है कि हाथों को रंग दिया उसने और शिकारियों के बीच में वो है। तो आपके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एक नेगेटिव चीज़, जैसे हम कहते हैं ना, अच्छे से 10 अच्छे सेबों के बीच में एक सड़ा सेब रख दो तो बाकी को सड़ा देगा। तो वही चीज़ वहाँ पर है कि शिकारियों का वो एक नेगेटिव इंसान, एक डरपोक इंसान उनके उस पर्टिकुलर हौसले को तोड़ रहा है, और शेर जो जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, आप ये कहें, और वो गलत एनवायरनमेंट में है, लेकिन अगर वो अपना पोटेंशियल पहचानना शुरू करता है और उसको इम्प्रूव करना शुरू करता है तो वो बड़ा इम्पैक्ट लेके आता है कहीं पे लाइफ पे। तो वो शेर उस रियलाइजेशन में है, शिकारी जितने हैं वो उस डाउनफॉल में है उस एक बंदे की वजह से, और मच्छर वो है कि एक छोटी सी चीज़ भी कैसे कोई इम्पैक्ट बना के ले जाती है लाइफ में। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत छोटी चीज़ थी या कोई छोटी चीज़ को इग्नोर कर दे, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। और जो डाकू है वो एरोगेंस है कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, उसको अपने ऊपर उतना गुरूर है कि उसको रियलिटी से मतलब ही नहीं है कि वो कुछ काम करने जा रहा है, हालांकि गलत काम है, गांव लूटने जा रहा है, घर लूटने जा रहा है, लेकिन बंदूक ही नहीं ले गया। तो वो लगाम लिए बैठा है और अंदर से आवाज़ भी आ रही है, उसका ज़मीर भी आवाज़ दे रहा है, जो हमने लास्ट टाइम में कहा, दहाड़ पे दहाड़ दी शेर ने पहचान दी, डाकू के ज़मीर ने धीरे से पुकार दी, हाथों पे मच्छर ने थी छाप सी छोड़ दी, कायर ने अकेले ही शिकारियों को मात दी, भेड़ों के बीच से शेर चला हुंकार पे, भंग खींचे कश पे कश, डाकू चला विनाश पे। तो इस पोएम का टाइटल नहीं है, अगर हमें एक टाइटल मिल जाए सो दैट वुड बी वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि कोई ना कोई इनके लिए टाइटल अच्छा सा ढूंढ के लाएं। हाँ, इस पोएम को एक टाइटल चाहिए। तो ये पोएम दर्शाती है कि छोटी से छोटी चीज़ भी एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती है अपने आप में। अच्छे एनवायरनमेंट में एक नेगेटिव चीज़ अच्छे एनवायरनमेंट को ख़त्म कर देती है। आपको अपना पोटेंशियल अगर नहीं पता है और आप गलत लोगों के बीच में हो तो आप अपना पोटेंशियल लूज़ करते हो, लेकिन अगर आप चाहो उस पोटेंशियल को रीगेन करना तो आप वो भी कर ले जाओगे। और चौथा, जो एरोगेंस है वो आपको कहीं ना कहीं डुबा सकती है। तो जो इसकी लास्ट की 2 लाइनें हैं, भेड़ों के बीच से शेर चला हुंकार पे, भंग खींचे कश पे कश, और डाकू चला विनाश पे। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में उदय जी की कविता को नाम देना ना भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।